सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओशिया हाइपर रिटेल लिमिटेड, जो आज 10% से ज़्यादा आज वो डाउन था एक ही दिन में। सिंगल सेशन में इतना स्टॉक नीचे क्यों आया, तो आइए जानते हैं उसके पीछे के रीज़न वगैरह क्या है, और उसके अलावा कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप है 240 करोड़ रुपीज़ के आसपास का, और स्टॉक का जो पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 12 का पी है, विच इज़ रीजनेबल। मतलब या तो अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हैं कंपेयर टू, लेट से अगर हम इसके जो पीयर्स है उसके साथ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, तो लेट से अगर डीमार्ट के बारे में बात करें तो उसका पी समवेयर अराउंड 100 के आसपास चल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में भी, और लेट से जैसे यहाँ पे दिया है इंडस्ट्री पी, तो उसके कंपैरिजन में ये जो स्टॉक है वो चीप लग रहा है बेस्ड ऑन दी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। बट अब आइए जानते हैं कि इतना चीप क्यों है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बुक वैल्यू के नीचे ये स्टॉक जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। आरओसी का नंबर समवेयर अराउंड 15% जितना आरओसी का नंबर है। आरओई का नंबर जो है वो बहुत ही कम है, मतलब 6.6% का आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो है वो जनरेट कर रहा है। पीईजी रेशियो जो है वो भी रीजनेबल है 0.66 का। फिर अगर लेट से अगर हम देखें डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं 0.46 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब कंपनी ने डेट भी अच्छा खासा ले रखा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं ले रखा है, बट यहाँ पे कंट्रोल में है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग कितना है 47.5% का, 50% से कम है बट फिर भी सिग्निफिकेंट है। फिर प्लेज किसी भी तरह का अभी तक यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का 33.1% का कैगर है, गुड थिंग। प्रॉफिट का वेरिएशन कितना आया है अभी तक, या तो प्रॉफिट का ग्रोथ कितना आया है 18.5% का, तो वो भी अच्छा है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर सबसे अगर क्रिटिकल चीज़ अगर हमें यहाँ पे देखनी है, तो ये हम देख सकते हैं कि CFO टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि वो नेगेटिव है, विच मीन्स कि कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ नंबर तो दिखाया है, बट उसको वहाँ पे वो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो के रूप में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर हम प्राइस टू सेल्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो 0.17 मतलब प्राइस टू सेल्स मतलब कंपनी जितना सेल्स कर रही है उससे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड मार्केट कैप के ऊपर अभी वो ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू जैसे हमने देख लिया ऑलरेडी। फिर दूसरा अगर हम देखें तो एंटरप्राइज वैल्यू यहाँ पे हमें 415 करोड़ दिख रहा है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 240 करोड़। मतलब यहाँ पे अगर लेट से किसी को अगर पूरी कंपनी खरीदनी हो तो उसको 240 करोड़ नहीं, बट उनको अराउंड पे करना पड़ेगा 415 करोड़। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे अगर अदर एसेट में जाते हैं तो कैश इक्विवेलेंट में कुछ भी कंपनी के पास जिसको बोले ना कि सिग्निफिकेंट कुछ भी कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास नहीं है। दूसरा, कंपनी ने कहीं पे भी अभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखा है, और सामने कंपनी ने डेट ले रखा है समवेयर अराउंड 182 करोड़ का। इसके लिए अगर लेट से किसी को अगर पूरी कंपनी खरीदनी है, अगर एंटरप्राइज वैल्यू को हम देखें तो वो कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, तो लेट से अगर मैं क्वार्टर पे जाता हूँ, तो क्वार्टर में हम देखते हैं यहाँ पे, तो लास्ट ईयर मतलब इस ईयर का जो अगर रिजल्ट हम देखें, तो उसको अगर हम लास्ट ईयर के साथ लास्ट क्वार्टर के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ, तो प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है। मतलब लेट से प्रॉफिट आपका जो टॉप लाइन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बट आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली, जिसको हम बोल सकते हैं, वो डाउन हुआ है। तो इसके पीछे के रीज़न भी क्या है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 6.26% से कंपनी का जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस यहाँ पे हो सकता है। फिर दूसरा, अगर हम एक चीज़ देखें तो लेट्स से अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रेड रिसीवेबल का नंबर भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब लेट्स से 70 करोड़ से अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें ट्रेड रिसीवेबल का नंबर जो है वो हमें दिख रहा है, विच इज़ अ बिट वरिंग साइन। दूसरा, अगर हम एक और चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर्सनली इस कंपनी को लेके, तो वो है करंट वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप देखोगे तो ज़ीरो है। मतलब अभी एज ऑफ नाउ कंपनी जो है वो कोई किसी भी तरह का स्टोर का एक्सपांशन नहीं कर रही है, तो उसका किसी भी तरह का एक्सपांशन का अभी प्लान भी नहीं है, ऐसा यहाँ से लग रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो बोरोइंग जो है वो कंपनी की कंटिन्यूअसली बढ़ी है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी की जो बोरोइंग है वो कम हुई है। कंटिन्यूअसली कंपनी की जो बोरोइंग है वो लास्ट अगर हम 4-5 सालों से देखें तो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। दूसरा, कंपनी जो है वो लिस्ट हुई है अराउंड 2019 में,
तब से अगर हम देखें, लेट्स से अगर 2019 में 4 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था, लेट्स से वो वहाँ से 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 13 और 13 से 16, मतलब कि इक्विटी डाइल्यूशन जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। मतलब ऐसी कंपनी में आपको बहुत ही केयरफुली वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, देखना है, जानना है, समझना है। फिर अगर हम दूसरा एक चीज़ देखें कि कैश फ्लो, तो अभी तक कंपनी ने कैश फ्लो जो भी रिपोर्ट किया है वो या तो नेग्लिजिबल है या तो नेगेटिव है। बट इस बार मतलब लास्ट ईयर का जो उन्होंने रिपोर्टिंग किया है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब माइनस 230 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है कि जहाँ पे एक डीमार्ट जैसा मॉडल है, बट थोड़े छोटे स्केल पे वो गुजरात के अंदर वो अभी काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो अगर इतना ज़्यादा अगर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है कि जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि जहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं है, ना ही उनका किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि कंपनी ने अभी तक किसी भी तरह का कॉल नहीं किया है। जबकि कंपनी ने अपना जो प्लेटफॉर्म था वो आई थिंक उन्होंने एनएससी जो एसएमई प्लेटफॉर्म से अभी वो मेन बोर्ड में आ चुकी है। बट फिर भी कंपनी ने अभी तक इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा है कि हम हमारे इन्वेस्टर के साथ वहाँ पे हम कनेक्ट करें, उनको एक्सप्लेन करें कि हम क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे कंपनी ने अभी तक कोई कॉल जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं अटेंड नहीं किया है। फिर अगर हम दूसरा एक रेड फ्लैग अगर आपको देखना है, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे रेशियो के सेगमेंट में अगर हम जाएँ, तो जैसे हम देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल डेज का जो नंबर है वो है 161। फिर है कैश कन्वर्जन साइकिल, वो है 154। मतलब एक रिटेल कंपनी के लिए ये चीज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप चाहो तो लेट्स से अगर हम पीयर में जाते हैं, पीयर में लेट्स से अगर हम डीमार्ट का देखते हैं, तो यहाँ पे अगर डीमार्ट का अगर रेशियो देखो, तो कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का। वर्किंग कैपिटल डेज कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 डेज है। इन्वेंट्री डेज कितने हैं, 36। जबकि अगर मैं ओशिया के केस में यहाँ पे अगर मैं रेशियो में जाके देखता हूँ, तो आप इन्वेंट्री डेज भी देख सकते हो कि 139 डेज है। मतलब ये किस तरह से कौन सा मॉडल है वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, ये जो कंपनी है ना वो 50-50 स्प्लिट, मतलब उसका जो 50% पार्ट है वो फूड ईयर में, मतलब यानी कि ग्रोसरी हो गया, इस तरह की फूड मतलब जो ईटेबल आइटम होती है उसके ऊपर उनका फोकस है। और बाकी का जो 50% है वो है नॉन फूड डिवीजन, मतलब अपैरल हो गया या तो लेट्स से होम डेकोर हो गया, तो ऐसी ऐसी जो प्लास्टिक वगैरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर तो मार्जिन ज़्यादा होते हैं। मतलब आपका जो नॉन फूड वाला जो कैटेगरी है वहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू लेट्स से अगर हम डीमार्ट के बारे में बात करें, तो उसका भी फूड और नॉन फूड दोनों सेगमेंट है। बट वहाँ पे हम देख जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 7 to 9% जितना वो कंटिन्यूसली अपना जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो मेंटेन करके चल रहे हैं। जबकि अगर हम ओशिया के केस में जाके देखते हैं, तो मतलब 2% से लेके 8% तक का मैक्सिमम मार्जिन है। और उसमें भी लास्ट 4-5 ईयर से उनका जो मार्जिन है वो कंटिन्यूसली 5 to 6% के आसपास रहा है। तो ये एक मतलब अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी के जो पीयर्स है उनके कंपैरिजन में ये चीज़ जो है ना वो सही से फिट नहीं बैठ रही है। फिर दूसरा बिगेस्ट रेड फ्लैग क्या है कि यहाँ पे अगर लेट्स से कंपनी इतनी ही प्रॉमिसिंग है, तो क्यों कोई एफआईआईस या तो क्यों कोई डीआईआईस इसमें स्टेक नहीं ले रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है ये कंपनी जो है वो आज हमें दिख रही है कि कंपनी का जो नंबर है वो थोड़ा कम आया है, या तो स्टॉक का जो प्राइस है या तो उसका जो मार्केट कैप है वो अभी छोटा हुआ है। बट अभी तक इसका जो प्राइस था वो भी मतलब 50 या तो ऑलमोस्ट 80 तक भी वो गया था। तो उस टाइम पे कंपनी की जो मार्केट कैप रही होगी वो भी ज़्यादा थी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो इलिक्विड कंप्लीटली है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे डीआईएस या तो एफआईआईएस इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। मतलब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम पे एफआईआईएस का इसमें स्टेक 11% था, या तो 13.8 पर ऑलमोस्ट 14% जितना यहाँ पे उनका स्टेक था, जो उन्होंने अभी कंप्लीटली ऑलमोस्ट जीरो पे ला चुके हैं। और यहाँ पे पब्लिक जो है वो कंटिन्यूसली बाय कर रही है। और दूसरा एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे मतलब लेट्स से अगर मार्च 2020 के बारे में अगर बात करें, तो समवेयर अराउंड 200 जितने शेयर होल्डर्स इसमें थे, जो अभी बढ़ के 38,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसमें मेजोरिटी जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर इसमें है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। बट एक चीज़ अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर डीआईएस ने अगर कोई स्टेक नहीं लिया है,
FIS ने भी यहाँ पे अगर कोई स्टेक अभी नहीं है उनके पास, तो क्या पब्लिक के पास ऐसा कोई स्पेशल इंसाइट है इसमें कि जहाँ पे वो अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं? तो इसीलिए अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ऐसी कंपनीज में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा, अगर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जहाँ पे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे उनका जो क्रेडिट था, वो क्रेडिट रेटिंग जो था वो यहाँ पे उनका डाउनग्रेड किया है। तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस भी यहाँ पे दी गए हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर हम डिटेल में जाना चाहें। बट यहाँ पे लेट्स से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे अगर भी मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये कंपनी जो है उसमें कहीं कहीं से कुछ इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में। तो आपको मतलब यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरा, अगर आप चाहो तो इसके जो फाइनेंशियल्स है उसको आप इसकी जो दूसरी कंपनी से उसके साथ भी आप उसको कंपेयर यहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, तो लेट्स से अगर हम इसके बैलेंस शीट में जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि CWIP अभी है 1000 करोड़ का। जबकि अगर मैं ओशिया में देखता हूँ इसका CWIP, तो यहाँ पे है जीरो, मतलब कि कंपनी किसी भी तरह का एक्सपांशन नहीं कर रही है, जबकि डीमार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रही है। और इसीलिए इसको ऐसा वैल्यूएशन मिलना भी मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि डीमार्ट का जो वैल्यूएशन है वो है समवेयर अराउंड, प्राइस टू सेल्स उनको 5 टाइम्स का मिल रहा है, प्राइस टू बुक उनको मिल रहा है 13 टाइम्स का, जबकि यहाँ पे उस वैल्यू के हिसाब से बहुत ही कम या तो बहुत ही चीप वैल्यूएशन भी है जो कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। बट यहाँ पे उसके पीछे के रीज़न जैसे मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही सोच विचार जो है वो करना चाहिए, और उसी के बाद ही आपका हार्ड अर्नड मनी है उसमें आपको लगाना चाहिए। ना ही अगर लेट से कोई बंदा एक्स पे, ट्विटर पे अगर कुछ अपना रिपोर्ट डाल रहा है कि नहीं नहीं ये तो कंपनी अच्छी है, मैंने तो इतना पैसा लगा दिया है, ये देखो मैंने पूरा यहाँ पे थ्रेड लिख दिया है, आप देखो इसमें सारी डिटेल, उसके बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपके पैसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो आई होप कि ये छोटा सा एक अपडेट मैं यहाँ पे डालना चाहता था कि हमारी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो अपडेटेड रहे और ऐसे स्टॉक्स के अंदर केयरफुली इन्वेस्ट या तो ट्रेडिंग करें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।